फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी हमें जो भेजा है राधे श्याम जी ने। राधे श्याम जी बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट के सुदूर गांव के रहने वाले थे। उनका गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। ये कहानी करीब 25 साल पहले की है। और इनकी कहानी में जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ में हमारा एक दूसरा भी चैनल चल रहा है, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी आ रही है, तो उसका लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चले कहानी में राधे श्याम की। दोस्तों, मैं हूँ राधे श्याम। ये बात करीब 25 साल पहले की है। मेरा गांव बहुत छोटा था। मैं बिहार का गंगा किनारे रहने वाला हूँ। बहुत छोटा सा गांव था। मेरे गांव में कुल 25-26 घर थे, लेकिन गांव में बहुत शांति थी। सब परिवार एक दूसरे के साथ में सुख दुख में साथ देते थे और बहुत मज़ा आता था। मैं उस टाइम करीब 25 साल का था। हमारे बड़े भाई तो फौज में चले गए थे और मैं ये बहुत कोशिश किया जाने के लिए, लेकिन कुछ मेडिकल फिटनेस की वजह से मैं छट गया, कई बार छट गया। तो मैं अपने पिताजी के साथ अपने खेत में ही काम करता था और दूसरी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा था। एक दिन की बात है। हमारा कुआं गांव के बाहर में है और तकरीबन सारे लोग वहीं से पानी लेकर के अपने घर में जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हैंडपम्प किसी के घर में लगा नहीं था। और कुएं का पानी बहुत बढ़िया था, हमारा मीठा पानी था और उससे दाल भी बहुत बेहतरीन निकलती थी। तो सुबह सुबह मैं बाल्टी लेकर के गया कुएं पर, तो मैं देखा वहाँ भीड़ लगी हुई है। औरतें भी थे, मर्द भी थे। मैं भीड़ लगने के कारण समझा कि शायद कोई कुएं में गिर गया है, या किसी की बाल्टी वाल्टी कुएं में छूट गई है, या कोई और चीज़। मैं जब वहाँ पहुँचा तो अंदर जाकर देखा तो एक लाल पोटली सी बंधी हुई रखी हुई थी कुएं के मंडेर के नीचे, और बगल में कुछ फूल वगैरह पूजा का सामान बिखरा पड़ा था। शायद किसी ने तंत्र साधना किया होगा या जो भी है, लेकिन मैं इस सब चीज़ों को मानता नहीं था। हम विश्वास नहीं करते थे भूत प्रेत पर और किसी ऐसी अंधविश्वास पर। तभी गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे गांव पर कोई विपत्ति आने वाली है और किसी ने यहाँ जादू मंत्र करके ये सब छोड़ गया है, से अब हमारे गांव की खैर नहीं। कई तरह की बातें, जितनी मुंह उतनी बातें। औरतें अलग बात कर रही थी आपस में। हमारे गांव में एक रघु चाचा थे, बहुत हंसमुख, दिलदार और मजाकिया किस्म के और पहलवान टाइप के थे। वो हमारे गांव में बहुत प्यारे थे, बच्चे से लेके बूढ़े तक का। जहां खड़े हो जाते महफिल वहीं जम जाती थी। तो ले दे के बहुत दिलदार आदमी थे। उनको भी पता लगा कि कुएं पैसे ऐसी बात है, तो भी आ गए। अरे हटो भाई हटो, मुझे देखने दो क्या माजरा है, वो चहक कर बोले। तभी वो लाल कपड़ा देखा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आज तो मेरे लंगोट का कपड़ा मिल गया, मैं इसे लंगोट बनाऊंगा। गांव के लोग उनको मना करने लगे। अरे दूर हटो, दूर दूर हटो रघु चाचा, ये ठीक नहीं है, ये किसी ने जादू टोना करके यहाँ कपड़ा रखा है। वो भी हमारी तरह थे, वो भी भूत प्रेत सब डायन फाइन को नहीं मानते थे। सभी के मना करने के बाद भी वो कपड़ा उठा लिए और गांठ खोल करके देखने लगे। तो उसमें कुछ लाल चूड़ियाँ, सिंदूर वगैरह ऐसे कुछ रखा हुआ था, और वो लेकर के चल दिए। सभी गांव वालों ने मना किया, लेकिन वो नहीं माने। बोले हमारा तो इंतज़ाम हो गया, मैं कल ही जाकर टेलर को दे करके और अपना लंगोट बनवाऊंगा इससे।
और उसमें से सामान खोल करके चूड़ी फूड़ी जो भी था वो एक बाहर, हमारे गांव के पास में बहुत गहरा खड्डा है, सारे गांव का पानी वहीं इकट्ठा होता था नालियों का, और उस गड्ढे में जा कर के फेंक दिए और लाल कपड़ा ले कर के चले गए। अब गांव में जितने लोग थे उतनी मुँह बातें, ये ठीक नहीं हुआ, रघु चाचा ने सही नहीं किया, सब परेशान थे। लेकिन मैं सोच रहा था कि ऐसे कपड़ा लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो अंधविश्वास से तो मुक्ति दिलाए रघु चाचा ने, और सारे लोग अपने अपने काम में लग गए। 2 दिन तो बहुत शांति से गुजरा, कुछ पता ही नहीं लगा। तीसरे दिन अचानक रघु चाचा की तबीयत खराब हो गई। उनका तबीयत खराब होते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोगों को डर था और वो डर सच होने लगा। मैं भी भाग करके, रघु चाचा हमारे पड़ोसी थे, हमारे घर के पीछे ही घर था, तो मैं भी पहुंचा। तो बिस्तर पर लिटा रखा था और वो खून की उल्टियाँ कर रहे थे। तभी मैं पहुंचते बोला, इनको ले चलो हॉस्पिटल में। खिलाया मैं उनके परिवार पर। किसी ने कुछ नहीं सोचा, बोले ओझा को बुलाओ, गुनी को बुलाओ, पंडित को बुलाओ। इसी काम में सब लगे रहे। मेरा गुस्सा आ रहा था, भाई हॉस्पिटल ले चलो, ये हॉस्पिटल का केस है, यहाँ सही नहीं होगा। बहुत समझाने के बाद में चारपाई पर उनको लिटा करके, कंधे पर टांग करके हम लोग शहर की तरफ, करीब 5 किलोमीटर था, हमें पैदल चलना पड़ा था। और जब हम हॉस्पिटल के गेट पर पहुँचे सरकारी के, चारपाई नीचे रखा, तब तक रघु चाचा प्राण निकल चुका था। बहुत अफसोस हुआ रघु चाचा का। फिर डॉक्टर को हमने दिखाया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और बोला अगर आप लोगों को पोस्टमार्टम करवाना है तो आप छोड़ दो, और नहीं करवाना है तो आप लोग ले जाओ। हमने बोला उनके परिवार से कि आप पोस्टमार्टम करवा लो, उसमें पता लग जाएगा कहानी क्या है, कैसे मरे ये, क्या बीमारी थी। लेकिन परिवार वालों ने उनको छीड़ना फाड़ना पसंद नहीं था। बोले नहीं, हम लेके चलेंगे। फिर उनका गांव में आकर के अंतिम क्रिया किया गया। गंगा जी में उसका जो भी था पूजा पाठ हुआ और संस्कार हुआ। फिर हमारे गांव में फिर 2 दिन शांति रही। रात की बात थी, मैं लालटेन जला कर के ही, और बिजली थी नहीं हमारे गांव में, बहुत पिछड़ा हुआ था गांव हमारा, ना बिजली, ना सड़क, ना पानी, किसी चीज़ का प्रबंध नहीं था। नेता लोग आते थे 5 साल में एक बार और वोट मांग करके वादा कर लेते थे और चले जाते थे। 5 साल फिर कोई नहीं पूछने वाला था। हमारे गांव के आसपास कोई पोस्ट ऑफिस भी नहीं था। बहुत पिछड़ा हुआ गांव हमारा था उस टाइम में। अब तो बहुत खुशहाल गांव है हमारा आज के टाइम में। तो हुआ क्या कि 2 दिन की वही कहानी बता रहा था आपको। लालटेन जलाकर मैं कोई अपना कोर्स की तैयारी कर रहा था। बाबूजी हमारे बगल में ही लेटे हुए थे, माँ अपने कमरे में सिस्टर के साथ में सोई हुई थी। और तभी बाबूजी बोल रहे थे कि बेटा बहुत देर हो गई, अब तुम लालटेन बंद करो और सो जाओ। नहीं बाबूजी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थोड़ा और पढ़ लूँ, फिर आप सो जाओ, मैं बोला। तभी लगा कि दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से ठक ठक खड़काया हो दरवाजे को। हम अभी सुन ही रहे थे, तभी दोबारा आहट हुई, दरवाज़ा पर दस्तक हुआ, ठक ठक ठक। तो मैं जाने लगा लालटेन लेकर के, तो बाजू बोले नहीं नहीं तुम रुको, मैं जा रहा हूँ। फिर वो अपना सिरहाने से टॉर्च निकाला और लेके चल दिए। मैं भी उनके पीछे पीछे लालटेन लेकर चल दिया। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर झाँक के देखा, कोई नहीं था। पूरा गली अंधेरे में डूबा हुआ था। टॉर्च मार कर देख लिया तो एक जगह एक आवारा कुत्ता बैठा हुआ था, वो भी सो रहा था। इसके अलावा और कोई गली में नज़र नहीं आया, ना आगे न पीछे। मैं भी बाहर निकल कर के देखा। बाबूजी बोले तुम अंदर चलो। नहीं बाबूजी डरा मत करो, ये अंधविश्वास को मैं मानता नहीं हूँ।
बाबूजी मेरे पर गुस्सा होने लगे, लेकिन गुस्सा मेरे को बहुत आ रहा था। नहीं बाबूजी पता नहीं किस ज़माने के हैं और अभी भी अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। मैं कुछ बोला नहीं, मन में सोच रहा था। फिर हम दरवाज़ा बंद करके आ गए। अभी हम अपने कमरे में पहुँचे भी नहीं थे, तभी फिर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। इस बार बाबूजी थोड़ा डर गए। नहीं बाबूजी आप यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ। बोलते नहीं नहीं चल रहा हूँ मैं। फिर जाके कुंडी खोला, देखा तो दरवाजे पे तो कोई था नहीं। बाबूजी से मैं टॉर्च लेकर के लालटेन उनको पकड़ा दिया और मैं गली में मारा तो हमें एक लाल साड़ी में कोई औरत जाती हुई दिखी। मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा पता करने के लिए कौन है, हमारे दरवाजे पे क्यों ठक ठक कर रही थी। मैं जब तक दौड़ के उसके पास जाता, गली आगे से टी पॉइंट थी और वो बाएं साइड में खेतों के साइड में मुड़ गई। मैं वहाँ तक पहुँचा लेकिन खेतों में कहीं नज़र नहीं आई। फसल तो उस दिन में था नहीं, पूरा खेत खाली था और बिल्कुल वो गायब हो चुकी थी। मैं काफ़ी देर तक देखता रहा टॉर्च मार मार करके कहीं पर भी, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आई। और बाबूजी चिल्ला रहे थे, राधे श्याम आ जाओ आ जाओ। मैं पहुंच गया। नहीं बाबूजी पता नहीं कोई चोर उचक्का ही शायद मेरे को लग रहा था, चोर नहीं, वो साड़ी वड़ी पहन लिया होगा। बोले अंदर आओ। फिर बाबूजी बहुत चिंता में पड़ गए। नहीं बाबूजी आप सो जाओ, छोड़ो चिंता उनता, कुछ नहीं है, कोई हमें मजाक कर रहा है या परेशान कर रहा है और कोई बात नहीं है। फिर हम सो गए। सुबह जब उठा तो बाबूजी कहीं चले गए थे। माँ से पूछा मैं, कहाँ गए बाबूजी इतनी सुबह सुबह? बोले बेटा वो तो कुछ बताया नहीं, बोले कि हम एक दो घंटे में आ रहे हैं, कोई ज़रूरी काम है। वो करीब 10 बजे के आसपास में आए। उनके साथ में एक बाबा थे, ओझा। वो पूरा घर को देखे, गली को पूरा देखा आगे पीछे, फिर वो बैठक में आ गए। बैठक में आकर के अपना तंत्र विद्या शुरू कर दिया। मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहता था, लेकिन मैं मज़ा लेने के लिए खड़ा हो गया वहाँ पर देखने के लिए क्या हो रहा है। फिर कभी मुझे तो ढोंगी लग रहे थे, मैं सही बताऊँ आपको, तो मुझे ढोंगी बाबा दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कर रहे थे वो। थोड़ी देर में वो आँख बंद किए, फिर मेरे बाबूजी को बोले, देखो तुम्हारे गांव पर बहुत बड़ा खतरा है, कोई चुड़ैल तुम्हारे गांव पर आई हुई है और ये जो रघु का मौत आप बता रहे हो ना, ये इसी की वजह से हुआ है। बाबूजी और डर गए। मैं फिर उनको बाबा को बोला, बाबा हमारे बाबूजी के डराओ मत आप। बोलते नहीं नहीं बच्चा, हम किसी को नहीं डरा रहे हैं, हम जो सच है वही बता रहे हैं। नहीं बाबा वो तो अपनी बीमारी से मरे थे, उसमें भूत प्रेत वाले कोई बात नहीं थी। तो बाबूजी मेरे को डांट दिए, राधे श्याम तुम चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। मैं चुपचाप बैठ गया। फिर उन्होंने कोई पूजा शुरू किया और एक लोटे में जल दिया, पूरा अपने घर में जहाँ जहाँ हर कोने पर छिड़क के आओ। लोटा मेरे को मिला, मैं जा जा करके छिड़क करके हर जगह पर आ गया। लोटा वापस दे दिया बाबा को। फिर बाबा ने 4 कील निकाली और उसको कोई साधना किया और फिर वो मेरे को दिए कि बेटा हर कोने पर इसको ठोक देना, चारों कोने पर अपने घर के। मैं जाकर के चारों कील को ठोक दिया। तो आकर के फिर बाबा के पास में खड़ा हो गया। तब तक उनका पूजा ख़त्म हो गया था। अपने सामान वामान सब थैले में बटोर रहे थे। बाबूजी हाथ जोड़े खड़े थे उस ओझा के सामने में। देख के मुझे हंसी आ रही थी, सही बताऊं तो आपसे, लेकिन मैं हंसा नहीं। फिर बाबूजी ने कुछ पैसे उनको देना चाहा बाबा को, लेकिन वो मना कर दिए कि नहीं नहीं नहीं, पैसे छोड़ो, कभी हमारे उसमें आश्रम में आना, जो इच्छा हो दे आना।
तो बिना पैसे लिए हुए चले गए। मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि बाबा तो पैसे के लोग मरते मरते रहते हैं, पैसा कैसे ठग ले किसी से, उनका यही सब काम था ढोंगी बाबाओं का। लेकिन वो तो पैसा लिया नहीं। तो थोड़ा सा मेरे को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ, क्योंकि आश्रम में बुलाए थे तो शायद वो पैसा कम लग रहा होगा, वो ज़्यादा का शायद उनकी चाहत थी। मैं समझ गया, नहीं छोड़ो, बाबूजी को मैं समझाऊंगा बाद में, बात आई गई होगी। रात को फिर हम लोग, बाबूजी थके हुए थे तो सो गए और मैं अपनी लालटेन जला करके और अपनी कोर्स की तैयारी कर रहा था। वही 10 साढ़े 10 का टाइम था। तभी दरवाजे पर फिर आहट हुई, ठक 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 दस्तक हुआ किसी ने। अब मेरा तो दिल माना नहीं और फटाफट मैंने बाबूजी के सिरहाने से टॉर्च निकाली और लेकर के चल पड़ा। दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो वही चुड़ैल थी। चुड़ैल क्या थी, जो भी था, और टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो जिधर कल भागी थी उसी रास्ते में वो भाग ली। मैं खड़ा हो गया, उसके पीछे नहीं दौड़ा, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं क्या है ये चीज़, कुछ समझ में नहीं आया और फिर मैं वापस आ गया। बाबूजी सो रहे थे और इसके बाद में दोबारा कभी आहट नहीं हुई। यानी कि शायद मैं टाइम नोट किया, ये 10 बजे का इसका टाइमिंग है, शायद इसी टाइम पर आती है वो। मैं अगले दिन किसी से कुछ नहीं बताया। बाबूजी पूछे कि हाँ कुछ आहट तो नहीं हुई थी ना? नहीं नहीं बाबूजी, कुछ नहीं हुआ था, सब शांति था। अगली रात को मैं तैयारी क्या करना था, मैंने एक डंडा अपने पास में रखा और बड़ी वाली टॉर्च का 3 सेल वाली बड़ी सी टॉर्च थी हमारे पास में, उसका सेल ख़त्म था, नया सेल डलवा करके और मैं रख लिया। यानी कि आज देखते हैं कौन सा लेडीज है लाल कपड़े में, लाल साड़ी में। और हम 9:45 बजे ही अपना दरवाज़ा, बाबूजी सो रहे थे, मैं अपना दरवाज़ा खोल करके, और सामने एक चबूतरा सा बंधा हुआ था, उसमें जानवरों के लिए नाद बना हुआ जिसमें खाना खाते थे, उसी के पीछे जा कर के मैं छिप गया। उधर से मेरे सामने दरवाज़ा था, मेन गेट पूरा साफ दिख रहा था। 10 बज गया, मेरे को आधा घंटा से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। करीब 10:30 के आसपास में वो जो औरत थी कल वाली, वो काला साया में, जैसे कोई परछाई हो, काला रंग का गहरा साया, और ऐसे गली से आती हुई दिखी जैसे कोई धुआं चल रहा हो, कोई बादल चल रहा हो, ऐसे आके दरवाजे पर इधर उधर जैसे मंडरा रही हो। अब फिर अचानक वो एक औरत में के रूप में परिवर्तित हो गई और उसने, मैं जब देखा तो वो लाल साड़ी में धारण कर चुकी थी। अब मेरी थोड़ा हवा ख़राब होने लगी कि वास्तव में ही तो चुड़ैल लग रही है, जैसे मैं गांव वाले बता रहे थे। मैं चुपचाप बैठा वहीं पर नाद के पास में और देखता रहा। पसीना तो मेरा निकल रहा था डर से, लेकिन कि अब तो डंडे वाला काम ही नहीं, इस पर तो डंडा कोई असर नहीं होगा, उल्टा हम ही मारे जाएंगे। तो मैं चुपचाप तमाशा देखने लगा। चलो देखते हैं। चुपचाप दरवाज़ा हमारा खुला भी था, तो उसने जैसे ठक ठक थपाने के लिए किया, दरवाज़ा हमारा खुल गया और तभी वो अंदर प्रवेश कर गई। अंदर प्रवेश करते ही मैं सन से रह गया, कहीं हमारे घर वालों को नुकसान न पहुंचाए। अभी मैं उठ करके उधर जाने ही की था, वो चीखती हुई चिल्लाती हुई घर के अंदर से निकली और ऐसे लगा कि उसके शरीर में धुआं सा उठ रहा है, जल रही हो वो, और बहुत ज़ोर से नीचे ज़मीन पर गिरी और ज़मीन पर गिरकर छटपटाने लगी, जैसे मछली बिना जल की छटपटाती है वैसे ही तड़पने लगी वो। और उसकी चिल्लाहट सुन करके आधा गांव तो जग चुका था। हमारे बाबूजी भी बाहर आ गए थे, माँ भी बाहर आई थी, बहन भी आ गई थी, और दरवाजे पर खड़े होकर के
चकित वो देख रहे थे कि हो क्या रहा है, कौन है ये। और मैं वहीं पर एकदम उकड़ू बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। अब मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ करके खड़ा हो जाऊं। मेरी हेकड़ी सारी निकल चुकी थी अंधविश्वास की। अब मेरे को समझ में आ गया कि हाँ, भूत प्रेत होता है। ये जो पुराने लोग कहते हैं ये झूठ नहीं बोलते हैं, और जिसने भी देखा है, वो महसूस किया हुआ देखा है, तभी वो बताता है कि भूत प्रेत डायन ये सब होते हैं। और वो देखते ही देखते जैसे जल गई हो और धुआं उसका ऊपर में उठ गया, और वहाँ फिर कुछ नहीं था एकदम। तभी बाबूजी अंदर मुंह करके राधे श्याम चिल्लाना शुरू किया। शायद वो सोच रहे थे कि मैं कमरे के अंदर में हूँ, कहीं पर हूँ, लेकिन मैं तो बाहर था, रोड के गली के उस साइड में जहाँ पशुओं को खाना खिलाते हैं लोग। मैं उधर से, अब मेरी थोड़ा हिम्मत बंधा, मैं उठ के खड़ा हुआ। मैं बोला, बाबूजी मैं इधर हूँ। वो बोले, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी इधर आओ। गांव के लोग पूरा इकट्ठा हो गए, सबको पता लग गया कैसे से यहाँ पर हुआ है। फिर बाबूजी के पास में गया। बोले, तुम वहाँ पर क्या देखने गए थे? मैंने कहा, हाँ बाबूजी। फिर मैंने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने सब कुछ देखा, गांव वाले भी सामने थे और मैं कांप रहा था डर से। तभी एक बुजुर्ग थे, बोले, बेटा तुम तो मानते नहीं थे ना, तुम तो साइंस के ज़माने के लोग हो, लेकिन देख लो भूत प्रेत होता है। हमारे गांव पर किसी ने करके भेजा था ये कपड़ा, उसके साथ में ये चूड़े लाई थी ये, और हमारे गांव को तहस नहस करके जाती। ये तो अच्छा हुआ तुम्हारे बाबूजी को कि उस पंडित जी को लेके आए, तभी ये यहाँ, नहीं तो हमारे गांव वालों को क्या हाल होता कुछ बताया नहीं जा सकता। वो तो पंडित जी का तंत्र शक्ति से वो जल गई। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो इस तरह की, तो हमें इंस्टाग्राम पर भेजिए, शेयर कीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।